हाँ भाई बताएं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो डाउट है बताएं। फिफ्थ, फिफ्थ का बी, कौन सा? फिफ्थ, फिफ्थ वाला देखते हैं। देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें बोला गया व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड सरफेस ऑफ द अर्थ रिसीव्स दिस मच ऑफ सनलाइट। अब ये जो डेटा हमें गिवन है ये इंटेंसिटी का डेटा गिवन है, ठीक है, ये इंटेंसिटी गिवन है हमें। फिर बोला हुआ अज्यूम दैट द लाइट इज मोनोक्रोमैटिक विथ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर्स, वेवलेंथ भी गिवन है, and no light is absorbed in between the sun and the earth, and the distance between earth and sun is 1.5 into 10 की पावर 11। तो इसमें पहला पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली बिलो द सन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है dn बाई dt निकालना है हमें। dn बाई dt होता है आई ए लैम्डा बाई एच सी, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमें दे रखा है, एरिया अगर आप देखें तो आपको निकालना है ईच स्क्वायर मीटर पे, तो 1 ले लेना इसको, ठीक है। इंटेंसिटी हमें दे ही रखा है, सॉल्व हो जाएगा इससे। फिर सेकंड पार्ट है हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस एट एनी इंस्टेंट। तो बी पार्ट में आपको निकालना यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस, मतलब आपको फोटोन डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी का एक फॉर्मूला हमने क्लास में निकाला था, क्या फॉर्मूला था वो? आई लैम्डा बाय एच सी स्क्वायर, ये निकाला था। तो आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। फिर देखो बी पार्ट इससे आ जाना चाहिए, हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस, बी पार्ट आ जाएगा इससे। फिर सी पार्ट है हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट पर सेकेंड, सी पार्ट में है नंबर ऑफ फोटॉन्स विच द सन एमिट्स पर सेकेंड। तो वो कैसे निकालोगे? उसके लिए आप देख लो कि अगर सन ने n फोटॉन्स एमिट किए, ठीक है, अगर सन ने n फोटॉन्स एमिट किए तो ये जो n फोटॉन्स है ये हमारे 4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब एक यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स गिरेंगे वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स गिरेंगे, n फोटॉन्स है जो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो एक यूनिट एरिया में इतने गिरने वाले हैं, ठीक है, एक यूनिट एरिया में इतने गिरेंगे क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में n फोटॉन्स है। और एक यूनिट एरिया में कितने फोटॉन्स है वो अपन फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। आई थिंक देखो फर्स्ट पार्ट में हमने यही निकाला था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली बिलो द सन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो होना चाहिए दिस शुड बी आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो इससे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और कोई 13, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में बोला हुआ है टू न्यूट्रल पार्टिकल्स आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट सपोज बाय सम मैकेनिज्म some charge is transferred from one particle to the other and the electric potential energy is completely converted into potential into a photon. Calculate the longest and the next smaller wavelength of the photon possible. तो अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी निकालना पड़ेगा आपको,
सबसे स्मॉलेस्ट इंटरेक्शन एनर्जी कब होगी? जब आप एक सबसे छोटा चार्ज कंसिडर करो, मतलब इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो। इसका मतलब 13th क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा कर सकते हो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब इसमें एक फोटोन है या दो फोटोन है वो देख लो। फोटोन ही बोला हुआ इसमें बस, ठीक है, इससे निकालो। नहीं आ रहा इससे आंसर? फिर अगला वाला कैसे निकालोगे? दो इलेक्ट्रॉन कर लेंगे अगले वाले में, ये अगला वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला इससे आ जाएगा। फिर 13 के बाद और आगे 20, 20 वाला देखते हैं। 20 में बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद मोनोक्रोमैटिक बीम बिकम्स जीरो दिस मच टाइम्स पर सेकेंड। तो इसमें आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो है कितनी बार हो रहा है एक सेकंड में। एक साइकिल में कितनी बार जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? दो बार जीरो होगा। वो चीज कंसिडर करी थी? देखो उससे शायद 2 का फैक्टर में कुछ गड़बड़ आ जाएगा तुम्हारा। एक साइकिल में दो बार हो जाएगा जीरो, ठीक है ना? एक साइकिल में दो बार जीरो होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, आ जाएगा फिर और आगे बताएं। 20 के बाद और कोई? फिफ्थ में आंसर में कौन से पार्ट का आंसर पूछ रहे हो फिफ्थ का? ए पार्ट का आंसर है 3.5 इंटू 10⁻21। 3.5 इंटू 10⁻21 ए पार्ट का, फिफ्थ का ए पार्ट का आंसर। नहीं, मेरे पास भी 500 नैनोमीटर वाला ही है भाई। जो मेरे पास बुक है इसमें भी 500 नैनो, ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इससे वेलेंथ 500 नैनोमीटर है, कुछ और दे रखा है? 500 ही दे रखा है ना? देखो यही आना चाहिए। भाई एक बार दोबारा चेक करना तुम, आंसर तो ये बनेगा आई इंटू ए इंटू लैम्डा बाय एच सी। ये बनना चाहिए। इससे 3.5 इंटू 10⁻21 आ रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला तो देख लिया था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली चीज हमने देख ली थी। उसमें अपन ने एक दो बातें शुरुआत में ये बोल दी थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमारा वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ठीक है, रीजन भी इनकी वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी वाला भी लिया, या फ्रीक्वेंसी की उसमें बात का कोई मतलब है नहीं एक्चुअली। वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी यूज करेंगे तो आप किसी भी तरह की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करवा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वेव थ्योरी ये बोलता है। ठीक है, वेव थ्योरी बोलता है कि अगर मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप इंटेंसिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगेगा। या कुछ अभी नहीं हो रहा तो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ऐसा कुछ होने लग जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। जो भी हमारा ये प्रोसेस था ये ऑलमोस्ट हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ही था। ठीक है, जो चीज तभी एक्सप्लेन हो सकती है जब आप इसको आप एक पैकेट की तरह मानो, पार्टिकल की तरह मानो इसको। ठीक है, तो ये बात हुई थी हमारी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसके बाद हम अगली चीज जो देखेंगे इस चैप्टर में वो रहेगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, बट हमारे सिलेबस में जो रहता है, हमारे सिलेबस में केवल हम बोर मॉडल पढ़ते हैं बस। ठीक है, वैसे तो काफी बड़ा पोर्शन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बट हमारे सिलेबस में जो रहता है वो रहता है बोर मॉडल। ठीक है, मतलब अपन क्लासिकल फॉर्म में इसको पढ़ रहे होते हैं, हम लोग क्लासिकल फॉर्म में इसको पढ़ रहे होते हैं। तो हम लोग इसमें बोर मॉडल पढ़ेंगे, और उसके शुरुआत के और भी मॉडल हैं जो आई थिंक आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे होते हैं। वो थॉमसन वाला मॉडल और वो सब जो है, प्लम पुडिंग मॉडल, कुछ बना के उसमें ऐसे ऐसे बिखेर दिया कुछ, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, तो वो सब खैर काम का नहीं होता कुछ। तो हमारे काम की चीज बोर मॉडल रहेगी ठीक है, बोर मॉडल इसमें पढ़ेंगे। तो बोर मॉडल में बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करवाने में बेसिकली जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो आपका वही इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स हो गया। ठीक है, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर जो अपन फोर्स लगाते थे, उसके कारण इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है मिल रहा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें हर तरह का ऑर्बिट पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन किसी भी ऑर्बिट में इसको गोल घुमा दे। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ही हैं जिसमें गोल घुमा सकते हैं। उसके लिए क्या रिलेशन होता है हमारा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इसको ऐसा बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड। ठीक है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, तो दिस इज बेसिकली क्वांटाइज्ड। ऐसे हर किसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है। तो इसको बोलने का तरीका ये है दैट द एंगुलर मोमेंटम which is MVR is quantized। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। MVR एंगुलर मोमेंटम हो गया, एन कुछ इंटीग्रल वैल्यू रही होगी। तो केवल ये वैल्यूज ही पॉसिबल है, सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी ऑर्बिट बना दे, केवल यही वाले जो ऑर्बिट्स हैं पॉसिबल है। तो एक तो सर्कुलर ऑर्बिट है, दूसरी बात ये कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। ठीक है, लिख लें इसको। एम का मतलब है मास, ये मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन। वी हो गया स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर का मतलब है रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है
इसमें हम लोग ये भी मानेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो फिक्स्ड ही एसेंशियली, ठीक है। न्यूक्लियस फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके अराउंड गोल घूम रहा है। न्यूक्लियस हमारा फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड गोल घूम रहा है, ऐसा हम लोग मानने वाले हैं। मतलब इसका मास हम बहुत ज्यादा मानेंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, जो होता भी है, काफी मासिव भी रहेगा वो। तो इसलिए आप ये भी मान सकते हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है इसका सेंटर मास ऑलमोस्ट इसके अंदर ही है, ठीक है। इसलिए अपन इसको ऑलमोस्ट रेस्ट पे मानेंगे। इनफैक्ट शुरू में तो अपन यही मानेंगे कि न्यूक्लियस हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। जबकि रियलिटी में आप देखोगे तो क्या हो रहा होगा, रियलिटी में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट पे रहा होगा और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपने कॉमन सेंटर मास के ओर गोल घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब बाइनरी स्टार जैसा बन रहा होगा ये। तो वो अपन शुरू में कंसिडर नहीं करेंगे, वो हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। फिलहाल हम ये मानने वाले हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो फिक्स है शुरुआत के लिए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड गोल घूम रहा है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर है और इसका स्पीड जो है वो वी है, ठीक है। और दूसरी बात एक और इसमें यह है बोर मॉडल में कि हम इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले मॉडल की बात करें, ठीक है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही मानने वाला है। मतलब जो शुरुआत के एलिमेंट्स रहेंगे हमारे उनकी बात हम ज्यादा करेंगे एक्चुअली, ठीक है। हाइड्रोजन वगैरह की बात ज्यादा करेंगे इसके अंदर, या हीलियम वगैरह में अगर एक आध इलेक्ट्रॉन निकाल दें कुछ, या लिथियम में दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उनकी बात करेंगे, ठीक है। बहुत बड़े एलिमेंट्स की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है सब। बाकी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी आप बना सकते हो कुछ मॉडल ऐसा, जो केमिस्ट्री में वो जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से करते हैं उसके अंदर, कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले शील्ड कर रहे होंगे वैसा कुछ, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग यही मान रहे हैं कि बोर मॉडल में हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल है, सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, और हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है इसका वो क्वांटाइज्ड एम वी आर इक्वल टू NH/2। तो एसेंशियली ऐसा कुछ हो रहा है। लेट अस से जो हमारा न्यूक्लियस है इस पे चार्ज कुछ ZE है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑब्वियसली -E हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं इसमें, ये सब जो चीजें हमारी इनको अपन अप्लाई करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने बनाई दिया, सर्कुलर ऑर्बिट हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फोर्स होगा दैट शुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन बनाते हैं इसमें अपन, इस पे चार्ज ZE है, इस पे चार्ज -E है, तो फिर ऑब्वियसली फोर्स का इक्वेशन हम बनाए तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। एक तो इक्वेशन ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ वाला। दूसरा हमारा ये है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड mvr इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग आसानी से रेडियस और स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में हमारे अननोन यही है v और r, ठीक है। तो इनसे सॉल्व करके अपन v और r निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल के देखें कितना आता है इससे, v और r निकालना है इससे हम। देखो रेडियस आई थिंक इतना आएगा, n² h² / 4 π² kz करेंगे। रेडियस आ गया तो फिर v सही जाएगा।
नहीं, n का फैक्टर भी तो रहेगा ना, एक n कहाँ रह गया हमारा? एक सेकेंड, v निकालना है अपने को, n स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं था ऊपर शायद। ऊपर एन एच ही था आई थिंक, एन एच बाय 2 पाई m और r। तो इससे हमारे पास बनना चाहिए 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, रेडियस और स्पीड का रिलेशन हमने निकाल लिया इसमें। हाँ, तो इसमें जो r का वैल्यू है वो अपन कैसे याद रख सकते हैं? देखो, r पहली बात तो n स्क्वायर बाय जेड पे डिपेंडेंट है, और बाकी सारी वैल्यूज जो कांस्टेंट है, इनको जब रखते हैं तो क्या बनता है इससे? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, रेडियस ज्यादा काम आता है एक्चुअली, तो रेडियस वाली चीज याद रखनी है। इसमें आप n की अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो आपके पास अलग अलग ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर और कोई अलग एलिमेंट है तो उसका z वगैरह दे रखा होगा अपने को। v का भी याद रखा हुआ है कैसे? 2.1 10 की पावर 6 इंटू जेड बाय n। पक्का यही होता है स्पीड वाला? 2.18। हाँ, वो लगभग चलेगा तो। 2.18 कर लो चलो। ठीक है, तो बेसिक रिलेशन तो यही है, v और r वाले। हमने स्पीड भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया, तो इसकी डिपेंडेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है, एन स्क्वायर बाय जेड, जेड बाय एन। एक चीज और आप देख सकते हो कि जो हमारा स्पीड है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक चीज और पता लग रही है इसमें, तो हमारे पास आर भी आ गया, वी भी आ गया, बाकी सब चीजों की भी डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर स्पीड का जो डिपेंडेंसी है वो क्या होगा? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड हमारा हो जाएगा v बाय आर, तो जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ठीक है, एंगुलर स्पीड का इस तरह से आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का भी आ जाएगा इससे, फ्रीक्वेंसी जो रहेगा हमारा 2 पाई बाय ओमेगा, तो एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज भी हम निकाल सकते हैं। अब एक और चीज निकाल लेते हैं इसमें हम। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल घूम रहा है तो इसका मतलब वो कुछ करंट भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा होगा तो ये कुछ करंट भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, करंट उल्टा रहा होगा। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखें, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने के लिए आप ये यूज करें, म्यू नॉट आई बाय 2r। उल्टा होगा। अच्छा सॉरी, टाइम पीरियड का लिख दिया हमने गलती से। अच्छा सॉरी, टाइम पीरियड का लिख दिया हमने, 2 पाई/ओमेगा कर दिया हमने गलती से, n स्क्वायर। ये तो सही है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, z स्क्वायर बाय n क्यूब। फिर आप निकाल ले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट आई बाय 2r। इसमें आई कैसे निकालेंगे हम? आई हो जाएगा q बाई टी। तो इसको निकाल के देखें कितना आता है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, करंट है q बाई टी। इसका देख लेते हैं, देखो क्या बनेगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2r, करंट हो जाएगा हमारा q बाई टी, टी हो जाएगा हमारा 2 पाई r/v डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई q बाई 2 पाई r v, और ये हो गया 2r। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा। वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, v का वैल्यू रख लेते हैं यहां से 2 पाई के z e स्क्वायर बाय एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इससे ऐसा कुछ बन जाएगा ये। क्या बन रहा है, ऐसे सिंप्लीफाई हो गया, ये तो 2 हो गया, ये हो जाएगा 8, तो 8 पाई/4 है ना। बाकी देखें अपन इसमें z क्यूब k क्यूब, इसके बाद बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर e⁵ और क्या बचा इसमें, n⁵ h⁵ म्यू नॉट e की पावर। अच्छा एक ये भी है, 3 7, 7 बनेगा ना, 7। अब देख लो और कुछ तो नहीं छूट गया। ठीक है, यही बन रहा है, देख लेना एक बार।
नहीं, याद वाद नहीं रखना यार, बस देख रहे हैं कि ये सब निकाला जा सकता है, याद वाद नहीं रखना। याद वही है जो बॉक्स से बनाऊंगा, वही याद रखना है बस। ये इसलिए निकालना ताकि पता रहे भी हाँ ऐसे निकालना होता है, और कुछ नहीं। याद वाद रखने की जरूरत नहीं। आ सकता ना, क्यों नहीं आ सकता? मतलब हो सकता है ये नहीं आए, बट प्रोपोर्शनलिटी में आ जाए कि भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, पूरा ना निकालना पड़े। हाँ, रेशो पूछ लें इसमें, तो भाई रेशो अपन आसानी से निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये v/r² वाला है। ठीक है, तो v आपका होता है z/n, और r क्या होता है n²/z। तो ऐसा हो जाएगा बस। ठीक है, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। ये भी आ सकता है आने में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है, आ सकता ही है, क्यों नहीं आ सकता। फिर एक और चीज निकाल लेते हैं इसमें। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, एक आप निकालें मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, आई इनटू एरिया। ये निकाल लें, भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा पहले से। हाँ भाई, कैसे निकाले मैग्नेटिक मोमेंट? करंट इनटू एरिया। और कोई तरीका? और कोई तरीका इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पहले, m/l = q/2m। इससे भी देख सकते हो आप, इसमें ये तो मैग्नेटिक मोमेंट है। एल क्या होता है इसमें? एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब है मास, इसका मतलब है चार्ज। ठीक है, तो इससे निकाल के देख लेते हैं। इससे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा q × l/2m। और जो हमारा एल होगा वो कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, और mvr तो nh/2π होता है, तो इसको मैं nh/2π लिख देता हूँ। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, इसको ई लिख देते हैं, nh बाय, सॉरी, 2m, 4πm इंटू ई। ठीक है, ये देख लें, ये बनना चाहिए। क्या चीज? नहीं, पर आ तो सेम ही जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपन एक्चुअली में जो करंट निकाल रहे हैं वो एवरेज करंट ही निकाल रहे हैं कायदे से। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूम रहा है तो वो एक तरह से एवरेज करंट ही है, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। अदरवाइज पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप देखोगे तो फिर ये लगाना पड़ेगा। ये वाला एवरेज ही कर रहे हैं हम लोग ये।
ठीक है, इसको लिख ले, मैग्नेटिक मोमेंट ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, और बाकी कुछ क्वांटिटीज, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब चीजें निकाल ली हम। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ज्यादा यूजफुल जो चीज रहेगी वो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो नेक्स्ट हम एनर्जी पर आते हैं। सबसे ज्यादा काम तो एनर्जी आने वाला है एट द एंड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी में हमारे पास दो पार्ट्स हो जाएंगे टोटल एनर्जी के अंदर। एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, जो केवल इलेक्ट्रॉन का ही है, और दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों चीजें लिख लेते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस k q1 q2 बाय r। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और हम जानते हैं कि k q1 q2 बाय r² इज इक्वल टू mv² बाय r। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है हमारा हाफ mv², इसको मैं kze/e/2r भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा और जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इससे जो टोटल एनर्जी आएगा दैट विल बी, टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस kze²/2r। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी। मतलब बेसिकली रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है दैट टोटल एनर्जी का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ही रिलेशन आपको ध्यान हो तो हमने ग्रेविटेशन में भी लिखा था। ठीक है, क्योंकि वो है वही सेम ही सारी चीजें, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर ही रहता है, वो सेम लॉ ही है। वहां पे वही था आपका जी m1m2/r² था, यहाँ पे k q1q2/r², सिमिलर टाइप पे। तो लिख लें इसको भी। इसमें ध्यान रखना, इसमें अपन ने पोटेंशियल जो माना है जीरो, वो कहाँ माना होगा? इन्फिनिटी में। हमने अज्यूम किया इसमें दैट पोटेंशियल जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। तब जाकर ये बन रहा है। अगर आप कुछ अलग अज्यूम करोगे तो फिर ये सब नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल जी का रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज कर दिया तो भी काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, एंड सिमिलरली जो टोटल एनर्जी है उसके अंदर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस पोटेंशियल एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाता है इससे -2π k² e⁴ m/h² इंटू z²/n²। ठीक है, 4π² 2π² k² e⁴ m/h²। एक बार चेक कर लें, यही बन रहा है। ये हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसमें भी अगेन ये कांस्टेंट ही है सारी टर्म्स। इसका वैल्यू कितना रहता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ठीक है, लिख ले इसको भी। ये है हमारा टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसमें एक काम करें, शुरुआत के जो 3-4 हमारे एन होंगे, इनके लिए अपन वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितनी कितनी रहेगी। देखो, जैसे अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा, तो फर्स्ट वाले n के लिए मेरे पास एनर्जी आ गया -13.6। n इक्वल टू 2 के लिए कितना आएगा? 13.6 बाय 4 कितना हो जाएगा ये? 3.4। फिर अगले वाले के लिए n इक्वल टू 3 के लिए 1.5 कितना? 1.51। फिर n इक्वल टू 4 के लिए 0.85। n इक्वल टू 5 के लिए कितना बनेगा? निकालो जरा, कितना आ रहा है? 0.51 आएगा शायद, 0.54 आएगा शायद, 54। निकाल लेते हैं एक बार। -0.38 एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी शुरुआत की जो 2 ऑर्बिट्स होंगी, इनमें गैप ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे गैप कम हो जाएगा। ठीक है, ये गैप सबसे ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड में। फिर आगे आने वालों के बीच में जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए दिखाया, मतलब वैसे तो, पर मैंने जेड स्क्वायर लगा दिया वैसे, सबके लिए हो जाएगा इससे। ये सारा डेटा जो है 13.6, 3.4, 1.51, सारा हाइड्रोजन के लिए। आप इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थोड़ा पता रहना चाहिए, जल्दी होती है कैलकुलेशन। ठीक है, लिख लें इसको।
ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट्स में हमने टोटल एनर्जी जो है वो निकाल ली बेसिकली सिस्टम की। अब इसमें दो तरह की चीजें हो सकती है, देखो। या तो ये हो सकता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर ऑर्बिट में हो, जैसे मान लो यहाँ पर है n=2 में पहले से ही, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ऐसे बाय द वे इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। n=1 जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं सारी चीजें हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एंड सिमिलरली ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है। अब सपोज कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है पहले से ही यहाँ पर है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा ये ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब वो यहां से जंप करके यहाँ पर आएगा, तो कहने का मतलब है कि ये डी एक्साइट हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कि ये डी एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है ये हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है। अगर ये डी एक्साइट होगा हमारा इलेक्ट्रॉन और ये -3.4 से -13.6 में जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, एक तरह से कम हो रहा होगा। तो ऐसे प्रोसेस में एक फोटोन एमिट कर देगा, ठीक है। और उस फोटोन का जो एनर्जी रहा होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, 13.6 और 3.4 10.2 हो जाएगा। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक हायर वाले एनर्जी लेवल से लोअर वाले में जाएगा, ठीक है, जो वो डी एक्साइट होगा, इस प्रोसेस में वो एक फोटोन एमिट करेगा, एंड जो एनर्जी होगा उस फोटोन का दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, जो कि इस केस में 1 और 2 वाले हैं, तो 10.2 हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो है वो ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट में, तो अगर उसको अपन एक फोटोन भेजेंगे, ठीक है, अगर उसको अपन एक फोटोन उस पर भेजते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 से 2 में चला जाए, मतलब ये एक्साइट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि एक्साइट हो जाए। अब इसमें क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में एक्साइट कराना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी आप फोटोन इंसिडेंट करोगे उस फोटोन का जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली 10.2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर 10.1 हुआ तो भी आप जंप नहीं करा सकते, अगर 10.3 हुआ तो भी आप जंप नहीं करा सकते। एग्जैक्टली 10.2 ही होना चाहिए, तभी जाके 1 से 2 वाला हो पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसको यहां से यहां ले जाना चाहते हो, ठीक है, 13.6 वाले से 1.5 ले जाना चाह रहे हो, इसके लिए भी अगेन जो एनर्जी होना चाहिए वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा एनर्जी भी नहीं चलेगा, इससे कम एनर्जी भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जाने के लिए एनर्जी 10.2 है तो 10.3 दे देते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ 0.1 बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट आपको उतना ही देना पड़ेगा। 13.6 वाले को आप 10.2 दोगे तब जाके वो 3.4 वाले में जाएगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली आयनाइज ही करवाना चाह रहे हो तो एक अलग बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो -13.6 की एनर्जी है, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, और मैंने एनर्जी दे दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन से, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया आपका, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी, 1.4 की बच जाएगी इसके पास, ठीक है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, बची हुई काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, एक्साइट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी यह है कि जो फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे उसका एनर्जी एग्जैक्टली इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। हाँ, अगर आप आइनाइज करना चाहते हो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कुछ भी कर सकते हो, फिर 15 की जगह 16 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास जो फ्री एनर्जी होगा, मतलब जो बचा हुआ एनर्जी होगा, वो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ बाउंडेशन है क्योंकि ये और ये हमारे बाउंडेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनके ऑर्बिट फिक्स है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो चुका है, इसके पास तो कुछ भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये लिखे आप, एक दो बातें इसमें लिख लेते हैं ये दो चीजें बना लो, फिर इसके बारे में लिख लेते हैं। एक एक्साइटेशन वाला है, एक डी एक्साइटेशन वाला है। दोनों एरो बना ले फिर लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें लिखें फिर आगे। लिखो इलेक्ट्रॉन when the electron is in excited state, when the electron is in excited state,
when the electron is in excited state, when the electron is in excited state, it gets de-excited. It gets de-excited. And jumps to the ground state. And jumps to the ground state. Similarly, an electron in the ground state Similarly, an electron in the ground state Similarly, an electron in the ground state can get excited. Can get excited. Can get excited by absorbing a photon. By absorbing a photon. Having energy. Having energy. Having energy equal to the having energy equal to the difference in the energies of the two levels. Having energy equal to the difference in the energies of the two levels. Difference in energies of the two levels involved in transition. ठीक है, इसका एग्जांपल भी लिख लेना कि अगर हमारा हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, और अगर हमने फोटोन भेजा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक्साइटेशन हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2. अगर हम 10.3 का फोटोन भेजेंगे या 10.1 का फोटोन भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, एग्जैक्टली 10.2 ही होना चाहिए. एग्जैक्टली जो हमारा एनर्जी होना चाहिए फोटोन का, दैट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द टू. मतलब ऑर्बिट में एस्टैब्लिश थोड़ी हुआ है वो, ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करना ना, ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि ये डिस्क्रीट लेवल्स हैं. दिक्कत वही है कि हम इसको क्लासिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं. भाई अपन ने mvr इक्वल टू nh/2 का कोई रीजन तो दिया नहीं है सच, मान लिया कि है ऐसा क्योंकि इससे आंसर सही आता है ऐसा. ठीक है, जबकि आप क्वांटम वाले से करोगे ना तो क्वांटम वाले में mvr इक्वल टू nh/2 अपने आप ही आता है सॉल्व करके, मानना नहीं पड़ता उसके अंदर, अपने आप आता है. तो ये फर्क है, पर वही है कि हम क्वांटम वाली चीज तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसने बहुत सारे तिकड़म लगाए, फिर इसका आंसर उससे सही मैच हो गया. तुक्के तुक्के तो क्या, अलग अलग फैक्टर लगा लगा के देखे, देखा इससे सही आंसर आ गया, बस. और क्या चाहिए, और जीवन में और क्या चाहिए भाई, सही आंसर ही तो चाहिए, और क्या. हाँ, क्योंकि वो सही आंसर मैच करवाना चाहता, उसके बुक के पीछे बहुत सारे आंसर लिखे हुए थे, मैच करवाना चाहता था, इसलिए आंसर मैच कराने से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, इसलिए सेटिस्फाइड होने के लिए वो कर रहा था ये सब. हाँ, 1.5 का फर्क पड़ गया होगा. इसमें दिक्कत वही है कि अपन इसको क्या क्लासिकल फॉर्म से देख रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशन हो जाएंगे, और दैट टू हम सर्कुलर ऑर्बिट ही मान रहे हैं. इनफैक्ट पहले इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट माना, फिर एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि कुछ एक्सपेरिमेंट से जो कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे, मतलब, तो उन्होंने बोला चलो इलिप्टिकल ऑर्बिट मान के देख लेते हैं.
इलेप्टिकल भी माना गया उसके अंदर, इलेप्टिकल हम पढ़ते नहीं ऑल दो, बट इलेप्टिकल ऑर्बिट्स भी माने गए थे, उससे भी कुछ खास चीज मिली नहीं थी। फिर और भी चीजें ली गई इसमें, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वाली चीजें ले ली और बहुत सारी चीजें, एट द एंड तो फिर वही क्वांटम वाली चीजें लगेगी सारी, ये है चक्कर। ठीक है, तो 10.2 वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बेसिकली हो जाएगा एक्साइटेशन, ये और ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये और ये किसी काम के नहीं। फिर एक और एग्जांपल लिख लें। अगर हमारे फोटोन का एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे केस में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और उसके काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी 15 माइनस 13.6। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप फ्री कर दोगे इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली आयनाइज करवा दोगे, तब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जब उसको आप बाउंडेड रखना चाह रहे हो तब दिक्कत, तब वहां पे लिमिटेशन है कि आप कुछ पर्टिकुलर वाले फोटॉन्स ही भेज सकते हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 13.6 से ज्यादा कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 13.6 से ज्यादा आप जो भी दोगे अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होना है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपको 10.2 वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप 1 से 2 का एक्साइटेशन अगर करवा पा रहे हो मान लो, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास परफेक्टली 10.2 वाला ही अवेलेबल होगा। आप क्या करते हो, बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ भेजते हो। ठीक है, आपने बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ भेजे, और सपोज जो आपके फोटॉन्स थे उनका एनर्जी सपोज 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो ऐसा था, आपने बहुत सारे फोटॉन्स भेजे, ठीक है, जिनमें एनर्जी 10.1 से 10.3 के बीच में सपोज। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वाले वोल्ट वाले आपके फोटॉन्स होंगे उनमें से कुछ आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मान लो एक कमरा है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन गैस आपने डाल रखी है, तो जब आप इतने सारे फोटॉन्स उससे पास करोगे, तो उसमें से जो 10.2 वाले होंगे फोटॉन्स, वो कुछ फोटॉन्स जो है वो हाइड्रोजन एटम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके, जिसके कारण आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आपने इतने सारे फोटॉन्स भेजे और एक कमरे में अगर हाइड्रोजन एटम है, तो जब इसका आप एब्जॉर्प्शन वाला स्पेक्ट्रम देखोगे, ठीक है, जो चीजें एब्जॉर्ब हुई उसका आप देखोगे, उसमें 10.1 वाले 10.3 वालों की जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा रही होगी, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं। ठीक है, और जो 10.2 वाले होंगे उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रही होगी, क्योंकि इनमें से काफी सारे जो है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर एब्जॉर्ब हो गए होंगे। ठीक है, फिर जो हाइड्रोजन एटम आपका एब्जॉर्ब कर लेगा फोटॉन्स को, वो आपका 10.2 वाले एब्जॉर्ब करके 1 से 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो वो जब 2 में चला जाएगा तो उसका डी एक्साइटेशन वाला प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत ये कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है ये आपकी अनस्टेबल वाली स्टेट होती है काफी, इसलिए हाइड्रोजन एटम का जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेगा, वो दोबारा से डी एक्साइट होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो पहले तो आपने इसमें से 10.2 वाले एब्जॉर्ब करे, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनने वाला है उसके अंदर 10.2 वाले कुछ आपके मिसिंग पाएंगे। वो मिसिंग इसलिए पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम ने उसको एक्साइट कर लिया होगा, उसको उसको लेकर के एक्साइट कर लिया होगा खुद। फिर जो हाइड्रोजन एटम आपका एक्साइट हुआ होगा वो क्योंकि सेकंड वाली स्टेट में है या फिर फर्स्ट एक्साइट स्टेट में, तो वो जब डी एक्साइट होगा तो इस प्रोसेस में दोबारा से वो फोटॉन एमिट करेगा। ठीक है, और वो जो फोटॉन्स होंगे उनका जो एनर्जी होगा वो कितना ही होगा, अगेन 10.2 वाला ही होगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो जब आप बीम भेजेंगे तो उसमें से कुछ फोटॉन्स मिसिंग होंगे, मिसिंग इसलिए होंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए यूज कर ले। दूसरी बात है कि जब उस हाइड्रोजन एटम को आप देखेंगे तो वो जब डी एक्साइट होगा तो वो इसके हिसाब से फिर से फोटॉन्स एमिट करें, और उन फोटॉन्स का जो एनर्जी होगा वो भी आपका 10.2 वाला ही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका डी एक्साइटेशन है वो 2 से 1 वाला ही। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल केस कंसिडर किया 1 से 2 का। मान लो आपने अपने हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी दी है कि सपोज वो 1 से 4 में चला गया। ठीक है, सपोज वो 1 से 4 में चला गया, इतनी एनर्जी आपने उसको दे दी। 1 से 4 में कितनी चाहिए होगी एनर्जी वैसे, 1 से लेकर 4 तक ले जाने में? 13.6 और ये 0.54, 12.0, 12.7, 1 से 4, सॉरी हाँ 1 से 4 वाला। ठीक है, 12.75। तो मान लो आपने इतनी एनर्जी दे दी उसको कि 1 से 4 में चला गया। ठीक है, डायरेक्ट 1 से 4 में।
इतनी एनर्जी दी कि वो एक्साइट होकर के 1 से 4 में चला गया। अब जब डी एक्साइटेशन होगा तो डी एक्साइटेशन के स्टेप्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, डी एक्साइटेशन ऐसे हो सकता है कि या तो 4 से 1 में आ जाए सीधे। ठीक है, देखें जरा कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं इसमें। डी एक्साइटेशन के जो स्टेप्स हो सकते हैं, सपोज 1 से 4 में वो चला गया था, अब मैं डी एक्साइटेशन के स्टेप्स देखने आता हूँ। तो एक तो हो सकता है कि 4 से 1 में आ जाए सीधे, एक हो सकता है कि 4 से 3 में है, ठीक है, फिर 3 से 1 में आ जाए। एक हो सकता है कि 4 से 3 में गया होगा, या 4 से 2 कर लेते हैं पहले, 4 से 2 में गया, फिर 2 से 1 में चला गया। एक हो सकता है कि 4 से 3 में गया, फिर 3 से 2 में गया। ठीक है, और कोई स्टेप? तो कितने तरीके हो गए? कितने तरह के फोटॉन्स हो गए? 4 से 1 वाला एक ये हो गया, 4 से 3 वाला, 3 से 1 वाला, 4 से 2, 2 से 1, 3 से 2। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फोटॉन्स हो गए। मतलब कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं बहुत सारे, और उन पे अगर आपने एनर्जी भेजा ये वाला 13.6 से 0.85 वाला, ठीक है, ये वाला आपका 12.75 वाला, जो अगर आपने इतना एनर्जी भेजा, तो उसमें जो आपका हाइड्रोजन एटम 1 से 4 में एक्साइट हो गया, और बहुत सारे हाइड्रोजन एटम, ऐसे नहीं कि एक ही होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो जब वो 1 से 4 में एक्साइट हो गए, तो जब डी एक्साइट हो गए तो इसके 6 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, 6 तरह के फोटॉन्स वो एमिट कर सकते हैं। अभी तो क्या था कि अभी हम 1 से 2 और 2 से 1 एक ही स्टेप देख रहे थे, उसमें एक ही था, एक ही पॉसिबिलिटी थी। बट यहाँ पे जब हमने उसको एक्साइटेशन करवाया, जब उसको हमने एक्साइटेशन कराया, तो डी एक्साइट होने के स्टेप्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे तो 6 तरह के फोटॉन्स वो बेसिकली एमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लें। अगर हमने एनर्जी दिया है सपोज 12.75 का, तो इसमें 6 तरीके हैं डी एक्साइटेशन होने। ये मैं हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूँ, है ना। एक ही एटम में इतना सब नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है ना। ये हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है। एक एटम में तो एक इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, ऑब्वियसली बात है। इसका भी एक फॉर्मूला बना रखा होता है। हाँ, n × n - 1/2। ठीक है, इसको भी लिख लेना, ये भी याद रखना है अपने को। ठीक है, वो आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं n को जब 4 रख दूंगा, तो 4 × 3/2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n × n - 1/2 Nc2। Nc2 वेज है हमारे पास, जिससे कि अपन इसको ऊपर से नीचे ले आ सकते हैं। नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तुम ये बोलो ना कि एक यहाँ गया फिर दोबारा ऊपर, वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो दिक्कत ये ना कि 1 से 2 वाली जो स्टेट है, तो सेकंड वाली स्टेट अनस्टेबल होती है, तो दोबारा करा नहीं सकते उसको, दोबारा हो नहीं सकता। हाँ, क्वेश्चन ही अगर बोले कि कर लो ऐसा, तो अलग बात है, बट खुद से नहीं कराएंगे अपन ऐसा, क्योंकि दिक्कत वही है कि ये वाली जो स्टेट है आपकी 1 से 2 में ले गए, ये बहुत अनस्टेबल होती है, तो दोबारा आ जाता है वो। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आपने याद रख रखा है NC2 वाला, ये आपने ग्राउंड वाले से याद रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर वाले के लिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही सेकंड वाली स्टेट में हो, और फिर सेकंड से 4 में जाना पड़े।
तो उसको थोड़ा ध्यान से यूज करना। उसमें फिर आप इसको 1 मान लेना, ये 2, फिर ये 3, फिर ये फॉर्मूला लगाना, फिर दोबारा चेंज कर लेना। ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि आपने ये ग्राउंड स्टेट के हिसाब से याद किया भाई। अगर पहले से ही आप n इक्वल टू 2 या 3 में प्रेजेंट होंगे तो थोड़ा सा उसमें n का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें आपने बहुत सारी सीरीज वगैरह कुछ याद रखी होती है। ठीक है, 1 से 2 में या 2 से 1 का डी एक्साइटेशन है, तो एक एक करके अपन वो सीरीज लिख लेते हैं। हाँ, अच्छा वो भी है, चलो देखते हैं। तो एक काम करें, एक टेबल बनाए, देखो इसमें। एक टेबल बना ले। इस टेबल में हम लोग ये बेसिकली फिल करने वाले हैं कि 1 से 2 का जो ट्रांजिशन है, दोनों तरह के हो सकते हैं। एक्साइटेशन भी हो सकता है या 2 से 1 डी एक्साइटेशन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यूज कितनी कितनी होगी इन सबके लिए? 1 से 2 के लिए 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से इंफिनिटी। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना कितना है। ठीक है, ये अपन निकालने वाला है। क्योंकि एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो नंबर्स का तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे बोले कि 122 नैनोमीटर का फोटोन है, तो इससे क्या होगा। अगर आपको अब ये नहीं पता कि क्या होगा, तो फिर वहां पे आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, 13.6 बाय n1 स्क्वायर माइनस 13.6 बाय n2 स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा ये लिखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा n1 n2 कितना रखा जाए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत ये वैल्यूज के बारे में पता है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं इस वैल्यूज को अपन। ये टेबल हमें फिल करना है इसमें। ये कौन सी सीरीज होती है हमारी? 2 से 1, 3 से 1 वाली लाइमन सीरीज। तो एक काम करें, इसका वैल्यू निकालें सबका। खुद से निकालेंगे तो याद भी ज्यादा रहने के चांसेस है। निकाल के देखें वैल्यूज। पूरा भंडा है, बिल्कुल वही।
ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं लगभग सब। ये चेक कर लें एक बार, लाइमन सीरीज लगभग लगभग कितना आएगा ये। वेवलेंथ सारे नैनोमीटर्स में ही है। ये सारा डेटा हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट जिसका जेड दे रखा होगा आपको, तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो तो इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, और वेवलेंथ डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो रहता है एच सी बाय लैम्डा टाइप का रहता है। तो अगर आपका एनर्जी जेड स्क्वायर टाइम्स होगा तो लैम्डा 1 बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डेटा आप हीलियम वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो। हीलियम के अंदर बस ये सारी टर्म्स डिवाइड बाय 4 हो जाएंगी, और ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएंगी। ठीक है, जेड इसका 2 हो गया, तो एनर्जी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा 4 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा पता रहना चाहिए, सही रहता है इससे। नहीं वो तो पता ही है, बट जैसे जैसे मान लो आपको बोले कि 656 नैनोमीटर से ऐसा ऐसा एक फोटोन है जो एब्जॉर्ब हो गया, तो दिख रहा है ना कि भाई हाँ 2 से 3 वाला है, तो जल्दी हो जाता है उससे। थोड़ा बहुत आइडिया हो तो सही रहता है। और इसमें भी इनफैक्ट आप शुरू वाली याद रखो ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये देखो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये वाला क्यों सिग्निफिकेंट है ज्यादा? क्योंकि विजिबल वाला है। देखो आप 656 486 ये सब जो है ये विजिबल वाला है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज होती है सेकंड वाली? ठीक है, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट रहती है, क्योंकि ये एक्चुअली आपका विजिबल वाले में लाएगा। इसके अंदर भी एक टर्म यूज करते हैं, देखो अगर आपसे बोले कि लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये वाला है। ये है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 1 और 3 वाला, 1 और 2 वाला फर्स्ट लाइन है। और जो इन्फिनिटी वाला है इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। ठीक है, एंड वाला एकदम सीरीज लिमिट। सिमिलरली यहां पे भी वही है, ये सीरीज लिमिट है, ये फर्स्ट लाइन है, एंड सो ऑन।
आगे वाली जो वैल्यूज है ना वो और अप्रोक्सीमेट हो जाती है क्योंकि डेसिमल से बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली। तो ये मैं कहूंगा कि एक ये शुरू के 3 जो है ना यही एक्चुअली बहुत ज्यादा काम के रहेंगे, बाकी जो है ये अप्रोक्सीमेट होती है वैल्यूज। नाम भी बता दें इनके क्या क्या होते हैं। थर्ड वाले का क्या नाम है? फर्स्ट। इसका? बस बहुत है इतना, बस बहुत है इतना यार, काफी है। हम्म। कुछ भी बोल दो, उसको क्या पता लग रहा है। मतलब होगा यार वो तो, और क्या, क्यों नहीं होगा। हम्म। क्यों? उससे क्या होगा? ऐस वो तो यार, अरे तो यार एडवांस तो एडवांस ही रहेगा ना, तो उसमें उसका क्या मतलब है। हाँ, एडवांस तो होगा ही ना यार, एआई ट्रिपल ही तो जेई मेंस होता है भाई। अगर आपको एनआईटी में जाना होता था पहले, तो उसके लिए जेई मेंस नहीं होता था, एआई ट्रिपल ही होता था। और आईआईटी जेई एडवांस जो बोलते हैं उस टाइम पे सिंपल आईआईटी जेई बोलते थे उसको नहीं नहीं, उसमें डायरेक्ट है। मतलब 10 लाख लोग या 8 लाख जो भी है डायरेक्ट दे देते। स्क्रीनिंग वो नहीं होती थी इसमें कि 2 लाख लोग ही थे, सीधे जितने भी लोग हैं सारे एक साथ। दो एग्जाम है, ए ट्रिपल अलग एग्जाम है, जो 10 लाख लोग या 15 जो भी लोग देंगे। एडवांस भी आपके 10 लाख लोग देंगे। हाँ, ए ट्रिपल नहीं देना तो मत दो। ए ट्रिपल इनफैक्ट मेरे टाइम पे तो आईटी जेई की बात में हुआ था वो। तो अगर मान लो किसी का आईटी जेई अच्छा होगा तो क्यों ही दोगे फिर। दे दो ऐसे ही घूम फिरा, और क्या मतलब ऐसे। और उससे भी पहले होता था जेई स्क्रीनिंग होता था उससे पहले। और आईटी जेई मेंस होता था वो, जो मेंस अब है वो उस टाइम पे असली वाला होता था एग्जाम। मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस टाइम पे, बहुत बहुत पहले। 2007 से पहले ही होता था इनफैक्ट।
स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था और जो मेन एग्जाम होता था आईआईटी का वो सब्जेक्टिव होता था, लिखना पड़ता था उसमें, स्टेप मार्किंग वगैरह सब होती है उसमें। वो 2007 से पहले था, पैटर्न 2007 में चेंज हुआ था, इसके बाद ही दिया होगा फिर, और क्या, तभी तो ऑब्जेक्टिव दिया था मैंने। एक काम करें होमवर्क के लिए, एक देना मॉड्यूल इसका मॉडर्न फिजिक्स का। एक चीज और लिख लेना जो हमारी रह गई है, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको किसी भी चीज का वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, बेसिकली लोगों ने ये बोला कि अगर वेव में पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल में वेव क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा क्या, लोग सिमेट्री वाले आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं आ सकता। वही वही एग्जैक्टली वही है, अक्षय कुमार ने ही शुरू किया था एक्चुअली सारी चीजें, वही उसी ने ही सारी चीज शुरू करी है। हाँ, अक्षय कुमार ने बनाया था ना ऐसा ये वाला, तो उसने ही ये सब चीजें दी थी कि लाइट में वेव है तो पार्टिकल वाला भी है, पार्टिकल है तो वेव भी हो जाएगा। तो किसी भी चीज का अगर आपको वेव नेचर वाली चीज निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। इसमें m हो गया मास ऑफ पार्टिकल और v हो गया उसका वेलोसिटी, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। इसका यूज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस याद दिला देना नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना भाई।